दोस्तों, हम अपनी सिलेक्शन सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और मैं बायो का पार्ट 3 लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3। तो यार, एक मिनट तो मुझे बस, ठीक है। तो यार, इससे पहले हमने देखा सेल क्या होते हैं, फिर सेल से बन के टिश्यू क्या होते हैं, किस किस तरह के टिश्यू होते हैं। तो आज हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्लैनेट अर्थ पे या फिर जितने ऑर्गेनिजम्स हम जानते हैं उनके बारे में कुछ देखते हैं। तो यार, जब भी आप किसी चीज़ को देखते हो तो हाउ वुड यू नो, आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ लिविंग है या डेड है। तो या तो तीन चार चीज़ें होंगी। या तो आप उसमें कोई मूवमेंट देखोगे, या फिर आप क्या देखोगे, कोई उसके अंदर लाइफ प्रोसेस हो रहा हो। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं ये मैं बताता हूँ। लाइफ प्रोसेस मतलब हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए हमारी बॉडी या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कुछ प्रोसेसेस करती है, जैसे फूड इनटेक करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ये सारी चीज़ें लाइफ को सस्टेन करने के लिए, तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस। तो किसी भी तरीके का लाइफ प्रोसेस आप वहाँ पे देख लें कि यार ये चीज़ फूड इनटेक कर रही है, वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रही है, या फिर लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ कर रही है, तो आपको पता चलेगा वो लिविंग है। या फिर आप कोई रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई देख लें, जैसे कि आप उस चीज़ को छेड़ें या हाथ लगाएं तो वो रिस्पॉन्ड करे वापस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों से आपको पता चलेगा कोई चीज़ लिविंग है या नहीं, है ना। कोई चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है यार, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब ऐसे ही हमें पता चलता है लोग लिविंग है, प्लांट्स लिविंग है। बट एक चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा डाउट है, वो है वायरस। यार, वायरस पे ना एक कंट्रोवर्सी चल रही है। चल क्या रही है, पहले से ही है। वायरस वैसे तो नॉन लिविंग बिहेव करता है, पर वायरस किसी भी होस्ट के अंदर जाते ही, जैसे कि वायरस हमारे अंदर आ जाए और हमें बीमार कर दे, तो लिविंग बन जाता है। तो ये वायरस का बड़ा ही डिफरेंट नेचर है, इसलिए वायरस पे कंट्रोवर्सी रहती है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। वैसे अभी तो हम इसे लिविंग ही मानते हैं एक तरह से, ठीक है, बट इस पे कंट्रोवर्सी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो ज़्यादातर हम उन्हीं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में आज इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब एनर्जी कहाँ से आती है भाई, फूड से आएगी। और फूड के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ज़्यादातर फूड जो भी ऑर्गेनिज्म लेते हैं वो कार्बन बेस्ड होता है। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट ही तो मेन फूड होते हैं हमारे लिए, है ना। कार्ब्स से हमारा ग्लाइकोजन बनता है। कार्बन बेस्ड फूड ज़्यादातर होते हैं हर ऑर्गेनिजम्स के में, ज़्यादातर। ठीक है, अब क्या होता है कि इस कार्बन बेस्ड फूड से हमारी बॉडी में इनटेक करते हैं हम इस फूड को, और इस फूड से हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल जाती। इस फूड का भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिससे जाके हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसी केमिकल प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को, फूड से एनर्जी निकालने वाले प्रोसेस को ही हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। रेस्पायरेशन, ठीक है। तो रेस्पायरेशन क्या होता है कि जो हम फूड इनटेक करते हैं उस फूड से केमिकल रिएक्शन होने के बाद एनर्जी निकले, उस प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहते हैं। अब ज़्यादातर हर ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन होता ही होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। रेस्पायरेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है ऑक्सीडेशन। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीडेशन के थ्रू ही रेस्पायरेशन होता है। मतलब फूड जो हमें मिला है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और फिर एनर्जी निकलती है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब देखो, एक चीज़ और क्वेश्चन हमें एक क्वेश्चन और हमारे सामने खड़ा होता है कि ऑक्सीजन मिले कहाँ से ऑर्गेनिज्म को। तो प्लांट्स के अंदर तो हमने देखा कि डिफ्यूजन से हमें ऑक्सीजन मिलती है। गैसेस का डिफ्यूजन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, उससे हमें मिलती है ऑक्सीजन। बट हमें डिफ्यूजन से ऑक्सीजन मिलती है क्या, या हमें मतलब
ह्यूमन बींग्स को और बाकी काफ़ी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। जैसे कि हम आसपास जानवर देखते हैं, कोई भी जानवर ले लो, आसपास काऊ ले लो, कुत्ते ले लो, या फिर कोई भी जानवर, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और कॉम्प्लेक्स है। तो वहाँ डिफ्यूजन से हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि डिफ्यूजन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाने में काफ़ी टाइम लगा सकता है, खास करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम। अब प्लांट्स के अंदर तो क्या होता है, ज़्यादातर सेल्स डेड होते हैं और एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती, एनर्जी रिक्वायरमेंट लो होती है ना। खड़े रहते हैं एक जगह, स्टेशनरी रहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा ग्रो होते रहते हैं टाइम बाय टाइम। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट भी खेल मल्टी सेलुलर ही हैं, बट वो स्टेशनरी रहते हैं और इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती, तो आराम आराम से ऑक्सीजन पहुंचेगी, आराम आराम से एनर्जी मिलेगी, कोई जल्दी नहीं है। बट आप लोग, हम लोग, एनिमल्स जिन्हें हमेशा अलग अलग काम करने हैं, चलना है, खाना खाना है, खेलना भी है ना, ये सब करना है, तो उनको एनर्जी के लिए जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए ताकि खाए हुए खाने से एनर्जी बाहर आ सके। तो डिफ्यूजन से वहाँ काम नहीं चलता, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन इनटेक के लिए अलग सिस्टम है हमारे पास, और वो क्या सिस्टम है हमारा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ही ज़्यादातर हर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का कि वाई डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स। तो आंसर ये है क्योंकि हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, प्लांट्स वगैरह जो कि इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है उन्हें एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है, और डिफ्यूजन बहुत स्लो है, हमें फास्ट सिस्टम चाहिए जिससे तेज ऑक्सीजन आए और जल्दी जल्दी एनर्जी मिले। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम बात करते हैं फूड इनटेक के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। दो होते हैं, हमने पढ़ा है, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ जो बोल दो। तो हेटेरोट्रॉफ वो होते हैं दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड। तो ये लोग ना डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंड होते हैं। अब कहोगे सर हम लोग कार्निवोरस भी है, हम लोग हेटेरोट्रॉफ, तो जानवर भी खा सकते हैं, तो प्लांट्स की क्या ज़रूरत? यार वो जानवर जिसको आप खा रहे हो वो भी तो कुछ खा रहा होगा ना। तो आप एक चेन देखोगे तो कहीं ना कहीं सब चीज़ ऑटोट्रॉफ पे ही डिपेंडेंट है ना। कोई तो प्लांट खा रहा होगा तभी उसको दूसरा जानवर खा रहा होगा, बिना कुछ खाए कैसे चीज़ें सस्टेन करेंगी। तो ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है कि हेटेरोट्रॉफ जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट। ऑटोट्रॉफ्स कौन? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और ज़्यादातर वो कौन होते हैं? प्लांट्स। कुछ केसेस में जैसे बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया वो भी अपना खाना बना लेते हैं। मैंने पिछली लेक्चर उसमें बताया है कि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल कैसे रहता है। ठीक है, अब एक चीज़ और ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ के बाद, कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो फूड आया वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? प्लांट्स के अंदर फॉर्म होता है स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल्स के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। प्लांट्स जो फूड है अपना वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं और एनिमल्स ग्लाइकोजन में। है तो दोनों ही कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स, कार्बोहाइड्रेट से ही आए हैं दोनों। दोनों कार्बोहाइड्रेट ही हैं एक तरह से, बट अलग अलग फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। ऑटोट्रॉफ्स की हमने बात करी। ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं एक प्रोसेस से जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं एक प्रोसेस से जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? सबको पता है, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए वाटर चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये तीन चीज़ आपको चाहिए होती हैं जिससे आप अपना खाना आराम से बना सकते हो। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? लीव्स में होता है। लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता
है ना, और लीफ से ही खाना फिर सारी जगह पर जाता है। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस किस किस स्टेप के अंदर होता है। ये चीज़ें हमें चाहिए, मैंने बता दिया, बट इसके भी ना कुछ स्टेप्स होते हैं, तो देखते हैं कुछ स्टेप में। पहला स्टेप क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हम कहते हैं इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, बट क्या काम करता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को, लाइट जो आ रही है सनलाइट, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो मेन काम इसका यही है। तो पहले तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो लाइट एनर्जी आपकी आएगी, हम लोग उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने बताया खाने को एनर्जी में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं, तो हमें केमिकल एनर्जी चाहिए, तो लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, और जो वाटर हमें चाहिए था उसका हम क्या करते हैं, उस एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर लेते हैं। मतलब हम नहीं, प्लांट्स ऐसा करते हैं, मैं प्लांट्स की तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये भी हो गया। लास्ट स्टेप में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है, यहाँ पे ये भी मैं लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस करते हैं फिर, और ये हमारा फाइनल स्टेप है। कार्बोहाइड्रेट ही तो चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ही तो एनर्जी है, तो ये हमें एनर्जी मिल जाती है। तो तीन चीज हमने हुई। पहली चीज क्या, क्लोरोफिल से सनलाइट को हमने ट्रैप करा, उस सनलाइट को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, और उस केमिकल एनर्जी से हमने वाटर मॉलिक्यूल, जो कि H2O ही तो होता है, H2O, उसको ब्रेक करा हाइड्रोजन में अलग और ऑक्सीजन में अलग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर उसके बाद हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स थे अपने, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने रिडक्शन करी कार्बोहाइड्रेट की। अब रिडक्शन हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था, रिडक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए, तभी तो हाइड्रोजन मिला हमें इसे ब्रेक करने के बाद। तो कार्ब्स की रिडक्शन करी और हमें कार्बोहाइड्रेट मिल गए। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स। तो कार्बन तो हमारे पास CO2 में था ही, हमें हाइड्रोजन चाहिए था, वो हमें वाटर से रिड्यूस करके मिल गया। तो देखो सारी चीज कनेक्टेड है, रटने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस एक लाइन में बेसिक सी बात है जो सेंस बना रही है कि भाई कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बन, CO2 और हाइड्रोजन चाहिए था, तो वाटर को ब्रेक करा, ये सब चीजें। तो ऐसा हमारा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में। अब एक बात और है यार दोस्तों यहाँ पर, कि ये प्रोसेस ऐसे रिएक्शन होता है, मैं रिएक्शन दिखा भी देता हूँ। ये मैंने बता दिया कि क्या होता है, रिएक्शन भी दिखा देता हूँ कि आपका एनर्जी बनती कैसे है, कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है। ये देखो, ये आपका रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपका ग्लूकोज का, एंड में कार्बोहाइड्रेट बना, वो ग्लूकोज का ही फॉर्म, ग्लूकोज का ही कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है। तो कार्बन, यहाँ पे हमने CO2 था हमारे पास, वाटर था हमारे पास, क्लोरोफिल और सनलाइट इस रिएक्शन में, और बना क्या हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको ध्यान होना ही चाहिए, C6H12O6, ये ग्लूकोज है हमारा, और ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल नहीं, फोटोसिंथेसिस की। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई फोटोसिंथेसिस की, उसके बाद हम एक इमेज और देखेंगे जो आपकी NCERT की है, कि आपका लीफ के बारे में कुछ चीज़ें बताई हुई है, लीफ कैसा दिखता है, लीफ के कुछ पार्ट्स बताए हुए हैं। देखो लीफ के ये पार्ट्स हैं, इनको एक बार थॉरोली, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट आंखों से 2-3 बार दे शुड गो थ्रू, क्योंकि ऐसा नहीं है अभी तक पैटर्न पे नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। NCERT की सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इसको मिडरिब कहते हैं, ये पता होना चाहिए कहाँ है, इतना पता होना चाहिए बस। ये लीफ के पार्ट है, मिडरिब हो गया, लमीना और लीफ ब्लेड हो गया। लीफ ब्लेड तो आपको नहीं देंगे, लमीना ऐसा पूछ सकता है, विच ऑफ देम आर पार्ट ऑफ लीफ। ये वेन हो गया, वेन तो होती है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं। तो यहाँ पे कोने में देखो, जाइलम फ्लोएम यहाँ से कनेक्टेड होते हैं लीफ के बिल्कुल नीचे से। अब लीफ के इस पार्ट को, जो एक्सटर्नल पोर्शन है, उसको जूम इन करके दिखाया हुआ है। क्या क्या होता है लीफ के अंदर, वैक्सी क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, ये तो आपको पता है, ये पता होना चाहिए, वैक्सी क्यूटिकल होता है इसके अंदर लीफ में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, एरी स्पेस, गार्ड सेल्स, ये सब पता है। तो ये से 2-3 चीज़ आपको ध्यान रख होनी चाहिए, मिडरिब, वैक्सी क्यूटिकल
लमीना, ठीक है, ये चीज़ है। फिर एक एक्सपेरिमेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है आपके CDS में, कि आपने लीफ को लिया, लीफ को लेके आपने ना जो जो क्लोरोफिल वाला एरिया है, मतलब जो जो थोड़ा ग्रीन एरिया है, उसको मार्क कर लिया, ऐसे करके मार्क कर लिया। पहले तो आपने एक प्लांट को बताते, पहले आपने एक प्लांट को एक रूम के अंदर बहुत दिन बिना क्लोरोफिल के रखा, जिससे क्या होगा कि वो ना अपना सारा स्टार्च यूज्ड अप कर लेगा, और फिर जो क्लोरोफिल वाला जो एरिया है ना, वो हाईलाइटेड हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, वो हाईलाइटेड हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको दोबारा धूप में रखा, उसके बाद उसके पास कुछ एक्सपेरिमेंट करा। आपने क्या करा, इसको आपने एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर डाला, और उसके बाद आयोडीन डाला इसके ऊपर, ठीक है ना, एल्कोहल सॉल्यूशन में डाला, फिर आयोडीन डाला। तो जैसे ये आयोडीन में डाला तो ये पर्पल कलर के पैचेस बन गए, जहाँ जहाँ पे आपका अभी तक कार्बोहाइड्रेट और क्लोरोफिल बचा हुआ है, फूड बचा हुआ है। तो इतना ध्यान रखना है कि लीफ को जब हम एल्कोहल, एक लीफ जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर कहाँ कहाँ फूड और क्लोरोफिल है, उसको हम पहले एल्कोहल सॉल्यूशन में बॉईल करेंगे, उसके बाद उसको ड्राई करके आयोडीन डालेंगे, तो ये एरिया पर्पल हो जाता है, जहाँ जहाँ आपका कार्बोहाइड्रेट, जहाँ स्टार्च बचा हुआ है, फूड बचा हुआ है, और आपका क्लोरोफिल भी है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे, बहुत है, बट ध्यान ज़रूर रखना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार गो थ्रू चीज़ों को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे देखो, हमने देखा था कि हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं प्लांट में, वो कहाँ कहाँ से आती है देखते हैं। क्लोरोफिल तो प्लांट का ही पार्ट है, सनलाइट तो मिलती है। वाटर प्लांट को कहाँ से मिल रहा है ना, वाटर कहाँ से मिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर मिल रहा है आपका रूट से, पानी रूट से मिलता है ऑब्वियसली। और रूट से क्या क्या मिलता है, पानी के साथ मिनरल्स मिलते हैं, जो भी आपके वाटर को मिनरल चाहिए, ये भी आपको पता है। फिर आपके प्लांट को ना ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए तो मिल ही गया, और ग्रोथ के लिए आपके प्लांट को सिर्फ फोटोसिंथेसिस वाली चीज़ें ही नहीं, और भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि आगे बता देता हूँ, जैसे कि नाइट्रोजन। तो एक क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है प्लांट को, तो नाइट्रोजन ना अलग अलग फॉर्म में मिलती है। पहली बात तो प्लांट को, जैसे कि नाइट्रोजन वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में भी लेता है, और नाइट्राइट्स की फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन लेता है। और कहाँ से लेता है, वो सॉइल से लेता है। ये दोनों ही चीज, मतलब सॉइल से तो लेता ही है खैर, और कहाँ से लेता है वो, और लेता है बैक्टीरियाज के थ्रू। कुछ नाइट्रोजन बैक्टीरिया बना के देते हैं उन्हें। कौन से बैक्टीरिया, जो उनमें से एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो आप लोगों ने सबने सुना है, राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में रहता है और प्लांट को नाइट्रोजन बना बना के देता है। तो ये सारी नाइट्रोजन प्लांट कहाँ से लेता है, नाइट्राइट हो, चाहे राइजोबियम से हो, सब सॉइल से लेता है, सब चीज सॉइल से लेता है, मतलब रूट्स के थ्रू, ठीक है। एटमॉस्फेयर से प्लांट नाइट्रोजन नहीं लेता, ये चीज याद रखना है, नॉट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में रहता है हाँ प्लांट गैसेस वगैरह तो लेता है अंदर, तो आप लोग टिक कर दोगे वहाँ से लेता है एटमॉस्फेयर से, बट एटमॉस्फेयर से नहीं लेता भाई। बट ये सारी नाइट्रोजन जो ये नाइट्राइट्स बन रही है और राइजोबियम बना रहा है, ये सोर्स सारी एटमॉस्फेयर से ही करते हैं। ये लोग सोर्स एटमॉस्फेयर से ही करते हैं, मतलब मेन जो सोर्स है वो तो एटमॉस्फेयर है, बट प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं लेता, क्योंकि वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं निकाल सकता एयर से। तो वो सॉइल के थ्रू, सॉइल में से नाइट्राइट की फॉर्म में ले लेता है और राइजोबियम से ले लेता है, बट वो सोर्स कहाँ से हो रही है सारी, आपकी एटमॉस्फेयर से, ठीक है। अब प्लांट्स के बारे में एक चीज और पता होनी चाहिए कि रात में नो फोटोसिंथेसिस, रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है ना। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्यों, रात में कोई सनलाइट नहीं है, रात में तो सनलाइट नहीं है तो आपकी मेजर जो चीज़ है वो तो चली गई, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा रात में, है ना। तो रात में इसीलिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है नहीं, फोटोसिंथेसिस में ही होती है कार्बन डाइऑक्साइड की नीड, बट जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो नो कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है
रात में प्लांट्स, तभी तो बोलते हैं वो गाँव में, हमारे गाँव वगैरह में मतलब यही चीज़ होती है कि रात में पेड़ के नीचे ना सो, भूत आ जाते हैं। बट बेसिकली ज़्यादातर तो यही होता था कि चक्कर आ जाते थे लोगों को, बेहोश हो जाते थे, काफ़ी डेथ भी हो सकती थी अगर आप बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है बिल्कुल ही, और बिल्कुल कवर्ड स्पेस में बैठे हो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और आपके बहुत सीवियर कंडीशंस हो सकती हैं ऑब्वियसली। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब डेजर्ट प्लांट के अंदर एक चीज़ है, डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं कि दिन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो लोग, अब क्या डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि आपका ना दिन के अंदर वो फोटोसिंथेसिस और दिन में वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम करते हैं, दिन में वो अपने स्टोमेटा के पोर्स कम खोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है डेजर्ट प्लांट्स में, है ना, पानी वो लॉस नहीं करना चाहते। तो दिन के अंदर अगर वो अपने पोर्स खोल के एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे तो फिर क्या होगा, पानी का भी लॉस हो जाएगा, है ना। तो दिन के अंदर वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़्यादा नहीं करते और दिन के अंदर वो इतनी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो ज़्यादातर कब करते हैं, रात में करते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स रात में भी कैपेसिटी रखते हैं फोटोसिंथेसिस करने की। क्यों? क्योंकि दिन में वो पानी रिलीज ना हो जाए पोर्स से, इस चीज़ का खतरा होता है क्योंकि वहाँ वाटर स्कार्सिटी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक बात और प्लांट्स के बारे में कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें पता है प्लांट्स लीव्स और स्टोमेटा और पोर्स के थ्रू तो करता ही है, बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस और भी कुछ चीज़ों से कर सकता है, जैसे कि स्टेम ऑफ द प्लांट, स्टेम से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, रूट से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। उसका एविडेंस हमने यहाँ पे देख लिया कि नाइट्रोजन वो रूट से लेता है, सॉइल से। तो स्टेम और रूट से क्या कर सकता है, इससे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया या फिर एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल हो गया, है ना। तो ये चीज़ है। और डेजर्ट प्लांट खासकर इन्हीं से करता है, डेजर्ट प्लांट्स खासकर इन्हीं से एक्सचेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि रूट से, स्टोमेटा के पोर से वाटर लॉस का दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, तो खासकर डेजर्ट प्लांट यहीं से करते हैं। तो स्टेम रूट से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो सकती है प्लांट्स की, ये भी हमें बात पता है। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर बात करी थी गार्ड सेल्स की, तो हमने बात करी थी गार्ड सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए, है ना, वो ही सब कुछ करते हैं। तो एक छोटी सी बात वहाँ थी, रह गई थी, वो ध्यान आई है मेरे, कि गार्ड सेल्स जब स्वेल हो जाते हैं, व्हेन दे स्वेल दे ओपन दी स्टोमेटा, और जब वो श्रिंक हो जाते हैं तो दे क्लोज दी स्टोमेटा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, मतलब जब वो गेट स्टोमेटा को खोलना है उन्हें तो वो क्या हो जाएंगे, स्वेल, और जब स्टोमेटा को बंद करना है तो श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हमने नोट कर ली सर। अब हम अपना बात करते हैं कि फूड प्रोसेसेस की, कैसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैसे फूड को प्रोसेस करते हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, तो जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो दो तरीके से अपना फूड ब्रेक डाउन करते हैं। या तो वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी फूड ब्रेक डाउन करेंगे या फिर इनसाइड ऑफ द बॉडी। हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, खाना खाना पड़ता है उन्हें बाहर से। तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी जैसे कि फॉर एग्जांपल फंगस, फंगाई, मशरूम हो गया, मशरूम भी एक फंगाई है ना। यीस्ट हो गया, यीस्ट भी एक टाइप का, फंगस तो नहीं कह सकते, यीस्ट है ना। तो फंगस फॉर एग्जांपल ब्रेड मोल्ड देखा है आपने, वो एक्टिविटी फेमस करी होगी 7th-8th क्लास में, ब्रेड को रख दो। एक्टिविटी क्या, घरों में भी दिख जाता होगा, दिखना नहीं चाहिए, बट घर में कोई चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसे जैसे कभी कभी ब्रेड रह जाता है, रोटी रह जाती है, उसमें फंगस लग जाती है, तो क्या हो रहा है, वो फंगस बाहरी खाने को वो ब्रेक डाउन कर रही है और फिर खाती है। ऐसे ही मशरूम और यीस्ट भी। इनसाइड तो हम बहुत लोग करते हैं, ह्यूमंस करते हैं, एनिमल्स करते हैं, खाना पहले खाते हैं, वो इनसाइड ही ब्रेक डाउन होता है। ठीक है भाई। हेटेरोट्रॉप्स आपको बारे में पता है। पैरासाइट के बारे में देखो, पैरासाइट क्या होते हैं। देखो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि
किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन होस्ट, मतलब ना ही किसी ऑर्गेनिज्म को मार के खाते हैं, है ना ही उसका खाना डायरेक्टली खाते हैं। वो क्या करते हैं कि उसका डाइजेस्टेड जो फूड है उसको खाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीच हमने देखा है कि वो हमारी बॉडी पे पोर्स पे चिपक जाती है और हमारा खून चूसती रहती है। तो खून क्या है, हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर, तो उसी से ग्रो होती रहती है। तो वो पैरासाइट होते हैं। दे नाइदर किल दी ऑर्गेनिज्म नॉर दे टेक देयर फूड डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली उन पर डिपेंड होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स क्या है आपके, एग्जाम्पल है आपका कसकटा क्या है आपकी अमरबेल हमने गांव वगैरह या फिर सिटीज़ के अंदर तो कम ही दिखती है, गांव वगैरह सिटीज़ में भी कहीं कहीं दिख जाती है। मतलब किसी भी प्लांट के ऊपर या ऊपर बेल टाइप बन जाती है, तभी उसको अमरबेल बोलते हैं, कभी वो मरती नहीं है ना, जब तक प्लांट जिंदा है वो भी जिंदा रहेगी, भी प्लांट का ही वो खाना खा रही है। तो अवॉइड करते हैं लोग, अमरबेल को हटा ही देते हैं दिखती है तो। और क्या है आपका टिक्स भी एक लीच की तरह ऑर्गेनिज्म होते हैं, कीड़े होते हैं। लाइस हो गया, लीच हो गया, टेपवॉर्म भी है, टेपवॉर्म हो गया यार ये मेरे ऊपर, तो हाँ टेपवॉर्म हो गया ना, ये सब पैरासाइट के एग्जांपल है। ठीक है भाई, और हम कुछ और ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं जो कैसे अपना खाना को खाते हैं। जैसे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटीज में गिवन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पैरामीशियम जो कि यूनिसेलुलर है। आपने अमीबा का एग्जाम्पल तो देख ही लिया है कैसे वो अपना खाना खाता है। पैरामीशियम क्या करता है, जैसे अमीबा तो क्या करता है, उसका सेल क्या है, फ्लेक्सिबल है, वो अपनी शेप चेंज करता रहता है, खाना दिख गया उसके अराउंड कवर बना लिया और खाने को अंदर ले लिया। पैरामीशियम का क्या है, फिक्स्ड शेप है भाई इसकी, इसका सेल ना ऐसा है तो ऐसा ही रहता है। तो ये खाना कैसे ले सर, खाना ये ऐसे लेता है, इसकी जो आउटर कवरिंग है उस पर सीलिया है, सीलिया हमने देखा ऐसे डिजाइन होता है फिंगर लाइन, वो सीलिया मूव करता है। तो ये दूर का खाना तो नहीं ले सकता, बट जब खाना पास आ जाता है सीलिया थोड़ा बहुत मूव करके इसे अंदर ले लेता है, बट सेल नहीं हिलता, सेल की फिक्स शेप रहती है। तो उसकी सीलिया की आउटर कवरिंग है, सीलिया कवरिंग, ठीक है। तो सीलिया खाने को अंदर लेता है। तो पैरामीशियम ऐसे करता है। तो पूछ सकता है पैरामीशियम क्या है भाई, फिक्स शेप है उसका, है ना, पैरामीशियम का कैसे लेता है, यूनिसेलुलर है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं हम अपना ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, हम कैसे करते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई हम लोग तो खाना खाते हैं और उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं। तो हमारा तो भाई एक पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंडेड है एलिमेंट्री कैनाल पे। तो ये जो आप देख रहे हो, टंग से लेके, माउथ से लेके एंड तक, यहाँ पे एनस जहाँ पे स्टार्ट होती है वहां तक, इस पूरे पाथवे को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल पे बेस्ड है। इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, हम लोग खाना खाते हैं, मुंह में लेते हैं, तो वहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। पहली चीज़ तो ये, आवर डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ ओनली, है ना। स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, माउथ से। कैसे स्टार्ट हो जाता है माउथ से, कि भाई मुंह में लेते ही खाना, सलाइवा उस पर एक्ट करता है। सलाइवा जो हमारा होता है, जैसे खाना कभी कभी खाने के बारे में सोचते भी हैं तो मुंह में पानी आना बोलते हैं ना, तो सलाइवा आता है, क्योंकि उसको लगता है ब्रेन को कि हाँ भाई अभी कुछ खाने वाला है या फिर खाने की टेम्पटेशन हो रही है। तो सलाइवा खाने को ब्रेक डाउन करना मुंह से ही स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं उसे। वो भाई साहब क्या करते हैं, खाने के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल शुगर में। तो मतलब मुंह खाने से ही आपका स्टार्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद खाना आपका नीचे जाने लगता है इस ट्यूब से। ये जो पूरी ट्यूब है इसको ईसोफेगस बोलते हैं। खाने को हम ढंग से चबाते हैं, सलाइवा उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है और एक स्मूथ टेक्सचर बना लेता है।
है ना, इतने हार्ड खाने को हमारी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं करना चाहती, तभी स्मूथ टेक्सचर बना के तभी बोलते हैं स्लोली खाओ। जितना आराम से खाओगे उतनी अच्छी तरह बॉडी का फंक्शन वर्क करेगा, क्योंकि ढंग से मिक्स हो जाएगा सलाइवा के साथ और बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाएगी। तो ईसोफेगस फिर इस फूड को नीचे ले जाता है। कैसे ले जाता है? कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब ऐसे 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 हर बॉडी पार्ट मूव कर रहा होता है ज़्यादातर। तो ये भी ऐसे मूव करते हुए चीज़ को नीचे ले जाती है ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। तो ये जो हमारा पाइप है, फूड पाइप और ईसोफेगस। खाना फिर पहुंच गया भाई हमारे स्टमक के अंदर। ये हमारा स्टमक होता है। स्टमक ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पेट को हम ऐसे बोलते हैं पेट पूरा नहीं, थोड़ा सा पार्ट है स्टमक। देखो और सारा पार्ट कितना ज़्यादा है, स्टमक से बड़ा तो हमारा लिवर ही है। तो स्टमक में क्या होता है? खाना पहुंच गया, स्टमक के अंदर हमारे कुछ जूसेस होते हैं। स्टमक की लाइनिंग में ना, स्टमक की लाइनिंग में यहाँ पे ग्लैंड होती है। ग्लैंड हमारे कुछ जूसेस सेक्रीट करती है। तो हम आगे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो कि कुछ जूसेस निकालती है, कुछ सेक्रीट करती है। क्या क्या सेक्रीट करती है? एसिड सेक्रीट करती है HCl, और हमारा एक एंजाइम में पेप्सिन, उसको सेक्रीट करती है, और म्यूकस सेक्रीट करती है। अब HCl एसिड है, HCl का क्या काम है भाई? HCl भाई ना हमारा क्या करता है? खाने को एसिडिक बनाता है। एक तो एसिडिक इन नेचर बनाता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो हमारा पेप्सिन है ना, पेप्सिन, चलो हम नेक्स्ट उसमें बताता हूँ। जो हमारा पेप्सिन है ना भाई साहब, पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम पे ही काम कर सकता है। इसका काम क्या है? पर सर ऐसा क्या काम है कि इसके लिए हम एसिडिक बना रहे हैं पूरे खाने को? भाई इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। वो तो बहुत ज़रूरी है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना इसका काम है। तभी इसके लिए हमें खाने को एसिडिक बनाना पड़ता है। पहली चीज़ ये। HCl और क्या करता है? एक तो एसिडिक बनाता है, और हमारे बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर पैथोजेंस होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है ना। ये भी HCl का काम है। तो एसिड होता है हमारे पेट के अंदर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तभी हमारे पेट में कभी कभी एसिड ज़्यादा बन जाता है तो एसिडिटी हो जाती है, जलन होने लगती है इसी वजह से। एक चीज़ और, तीसरी चीज़ क्या बताई थी मैंने? म्यूकस, जो हमारी नाक में भी होती है, वो पेट में जनरेट होती है। वो पेट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। किससे? एसिड से। एसिड तो है बट पेट की लाइनिंग को भी वो जला देगा, तो इसलिए म्यूकस होती है पेट की लाइनिंग में। यहाँ पर पूरा स्टमक की पूरी ऐसे लाइनिंग में म्यूकस होती है जहाँ जहाँ एसिड है, ताकि लाइनिंग पेट की ना हार्म हो। तो ये चीज़ कौन सेक्रेट करता है? हमारा स्टोमक के अंदर होती है तीनों चीज़ें, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है। ये पता होना चाहिए मेरे भाई, मेरे खास दोस्त। ठीक है, आगे देखते हैं। अब स्टमक से खाना जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो हमारी लंबी सी है ना, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट है। हालांकि लग नहीं रही, क्योंकि ये एक छोटे से कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर ड्विंडल्ड है ना, ऐसे मोड़ तोड़ के फंसी हुई है, बट लॉन्गेस्ट पार्ट ये है। अब इसके अंदर जाती है हमारा स्टमक से खाना। कैसे जाता है? एक मसल है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल वो कंट्रोल करती है एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक। एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक, स्टमक से जो खाना निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसको कंट्रोल करती है ये स्फिंक्टर मसल। ठीक है सर, अब खाना पहुंच गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है कंप्लीट डाइजेशन आपका, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन ही है वो। ठीक है, अब क्या होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, बट हर्बीवोरस में और लंबी होती है। ये लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि भाई वैसे तो लंबी तो होती है हर किसी में, बट कार्निवोरस
और हर्बीवोरस के कंपैरिजन में ये पता नहीं क्या है, VORES है, ठीक है। ये कार्निवोरस के कंपैरिजन में इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस की ज़्यादा लंबी होती है। क्यों? क्योंकि हर्बीवोरस को एक चीज़ होती है जो है आपका सेलुलोज। सेलुलोज होता है प्लांट्स के अंदर, पता है ना, सेल वॉल प्लांट सेलुलोज की बनी होती है। तो प्लांट्स के अंदर होता है सेलुलोज, उसको डाइजेस्ट करने के लिए लंबी इंटेस्टाइन चाहिए होती है, क्योंकि उसको डाइजेशन में टाइम लगता है। इसीलिए हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी होती है? लंबी। हमारे मतलब हर्बीवोरस के पास, कार्निवोरस के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। फूड के अंदर क्या क्या आते हैं? कार्ब्स, प्रोटीन और आपका फैट्स। तो इन चीज़ों का कंप्लीट डाइजेशन होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बात ध्यान होनी चाहिए, ठीक है सर। आगे देखते हैं और क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके सेक्रीशन ऑफ जूसेस होते हैं। आपका जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या होता है सर? ये देखो, ये है पेनक्रियाज। ये स्टमक के नीचे है ना, ये जो चीज़, ये आपका है पेनक्रियाज। ये देखो, है ना, ये आपका पेनक्रियाज है। ये क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंच जाता है तब ना कुछ जूसेस सेक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूसेस, है ना। क्या होते हैं जूसेस? इनका नाम है ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लिपेज। स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना, यही है क्या? ध्यान नहीं मेरे को ना। ट्रिप्सिन क्या करता है आपका? क्या डाइजेस्ट करता है आपका? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है आपका प्रोटीन, ठीक है। अमाइलेज डाइजेस्ट करता है आपका कार्ब्स। अमाइलेज और कहाँ था जल्दी बताओ? और एंजाइम, ये वाला एंजाइम है, ये एक जगह और था आपके सलाइवा में, वहाँ भी ये कार्ब्स को ही डाइजेस्ट कर रहा था। और लिपेज क्या करता है? आपके फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो ये पेनक्रियाटिक जूस में ये 3 एंजाइम होते हैं। ये कहाँ पे आते हैं? आपका फूड से कहाँ मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मीट करते हैं फूड से, ठीक है। ये हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और क्या हो रहा है सर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? एक आपका लिवर, ये लिवर देख रहे हो? लिवर क्या करता है? लिवर एक जूस सेक्रीट करता है आपका, इसको बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस आपका सेक्रीट करता है लिवर, और ये स्टोर कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या होता है सर? ये थैली देख रहे हो, ये वाली देखो, गॉल ब्लैडर, ये छोटी थैली, ये होती लिवर के अंदर है। बनाता बाइल जूस कौन है? लिवर। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो याद रखना, कभी बोल दे कि भाई कौन बनाता है, आप बोल दे गॉल ब्लैडर ही बनाता है। जूस बनने के बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाके फूड से मिलता है। सर यहाँ तो आपने बता दिया कि पेनक्रियाटिक जूसेस का क्या काम था, इस बाइल जूस का क्या काम है? भाई बाइल जूस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक तो हमें पता है कि ना इन एंजाइम्स के बड़े नखरे होते हैं। क्या होते हैं कि भाई पेप्सिन एंजाइम था स्टमक में, उसको एसिडिक मीडियम चाहिए। इन पेनक्रियास वाले एंजाइम को फूड से रिएक्ट करने के लिए, अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? बेसिक एल्कलाई मीडियम चाहिए। नखरे हैं भाई, अपने अपने चाहिए, है ना, क्या करें, स्किल्ड वर्कर है, उनको ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए। तो बाइल जूस क्या करता है? खाने को एल्कलाई बनाता है, बेस बनाता है, थोड़ा बेसिक करता है, एसिडिक से बेसिक करता है। और क्या करता है? ये फैट डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है काफ़ी। तो सबसे बात इंपॉर्टेंट ये पता होनी चाहिए, सबसे डिफिकल्ट क्या होता है हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना? वो है फैट्स। और सबसे आसान क्या होता है? सिंपल कार्ब्स। तभी देखो फैट के लिए ये एंजाइम भी है, बाइल जूस भी फैट को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बाइल जूस और ये पेनक्रियाटिक जूसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिलते हैं, ठीक है सर।
अब देखते हैं देखो, जब ये डाइजेस्ट करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या बनाने की कोशिश करता है? अमीनो एसिड, अमीनोज। कार्ब्स क्या करता है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज क्या होते हैं? सिंपल कार्ब्स जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और फैट क्या करता है? फैट से क्या बनाने की कोशिश करता है? फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड। तो प्रोटीन से ट्रिप्सिन प्रोटीन से अमीनो बनाता है, कार्ब्स ये बनाता है, फैट ये बनाता है। ये तीनों चीज ध्यान रखनी है, सभी ध्यान रखना है भाई, मैं फालतू पढ़ा ही नहीं रहा। और देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अबे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमने काफी जगह देख लिए, काफी जगह इनको सीलिया बोलते हैं, यहाँ पे इसको विली बोल रहे हैं। अब यहाँ पे विली का क्या काम है? देखो एक कॉमन तो इनका एक काम रहता ही है, जहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिर फोल्डेड स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। सरफेस एरिया, इसका मतलब एक कॉमन चीज तो है कि यहाँ पे ये सरफेस एरिया इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इंक्रीज सरफेस एरिया होगा इस स्ट्रक्चर से। बट किसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है वो भी तो पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हो सरफेस एरिया इंक्रीज? विली में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिससे डाइजेस्टेड फूड, मैंने बताया कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इन विली से डाइजेस्टेड फूड जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में। इस विलीज के अंदर बहुत सारी वेसल्स होती हैं स्मॉल स्मॉल, है ना, जिससे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है डाइजेस्टेड फूड विलीज के थ्रू और जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो तभी हमें इंक्रीज सरफेस एरिया चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड यहाँ पे फोर्स से ब्लड में जा सके। तो एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड, ये विलीज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मतलब बहुत ज़्यादा। डाइजेस्टेड फूड, और भेजते कहाँ पे है? ब्लड स्ट्रीम। ठीक है सर? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया काम बता दिया। अब यहाँ पे यही काम होता है। अब इससे आगे खाना चला जाएगा भाई, खाना डाइजेस्ट हो गया, सारा डाइजेस्ट होने के बाद सारा खाना विलीज के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चला गया। अब जो बचा हुआ चीज़ है, बचा हुआ माल है जो हमारा, उसका क्या होगा? वो हमारा चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन हैं सर, हैं ये हैं मत करेगा, ऐसे बोलते बच्चे करते हैं। ये पढ़ा रहे हैं भाई, काफ़ी बार क्लासेस में मेरे साथ होता है, ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं खोए होते हैं, मैं बोलता बेटा ये क्या है? हैं सर, हैं ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है भाई। तो ये क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये रही आपकी, नाम तो उसका लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका नाम स्मॉल है, बट भाई लेंथ में ये ज़्यादा बड़ी है ना, और ये छोटी है थोड़ी। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी बोलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन ये आपकी ये वाली, इसका क्या काम है भाई? बचा हुआ फूड लेफ्ट ओवर को ये लेफ्ट ओवर से ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, बचा कुचा उससे पानी एब्जॉर्ब कर लेती है सारा। तो ये इसका ज़्यादा वर्क इसका ये है। फिर क्या होता है? बचा हुआ जो वेस्ट है, जो हमारा वेस्ट बोलते हैं उसे, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो भी चीज़ बची वो वेस्ट है, तो वेस्ट एग्जिट हो जाता है फिर हमारा एनस से। अब वेस्ट जो है हमारा, वेस्ट एग्जिट को भी एक मसल है वो मैनेज करती है, उसको बोलते हैं एनल स्पिंक्टर। स्पिंक्टर नाम की एक और मसल थी, वो कहाँ थी हमारी? अभी जस्ट पिछली स्लाइड में ही बताया। और वो खाने को कहाँ से कहाँ भेजने में सपोर्ट करती है या फिर मैनेज करती है। कमेंट में बताओ या फिर मन में ही बता लो भाई, पर रिवाइज कर लो। एक तो ना ये चीज़ें मेरे से होती नहीं, कमेंट करो, ये करो, वो करो, मत करो, पर मेरे को वैसे रिस्पॉन्स दे दो, पेपर क्लियर कर दो या फिर जो भी है करो, बट मेरे को वैसे रिस्पॉन्स चाहिए ना। ऐसा होता है यार तुम बात करे जा रहे हो, इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हो, रिस्पॉन्स कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं जो हम खाना खाते हैं, हमारा एक डेंटल डिके हो जाता है, मतलब प्लाग जम जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी देखो बैक्टीरिया हर जगह अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल नहीं है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। स्किन पे हो गया, कहीं भी हो गया, माउथ में भी बैक्टीरिया है। तो जब खाना खाने के बाद हम मुंह साफ नहीं करते तो जो लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, फूड पार्टिकल्स
बैक्टीरिया उनके साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, एसिड प्रोड्यूस कर देता है। अब वो एसिड से हमारा दांत के ऊपर टीथ पे लेयर होती है एनिमल के साथ ये एसिड रिएक्ट करता है और उसको डिके करता है, एनिमल को डिके कर देता है, खराब कर देता है सफेद लेयर को। तो क्या होना चाहिए, इस एसिड से सलाइवा बट हमारे पास होता है, तो सलाइवा काफी बार एसिड जब बनने लगता है सलाइवा उससे रिएक्ट करके उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। बट एक्सट्रीम केसेस में जो बच्चे ब्रश ही नहीं कर रहे हैं भाई, या फिर मुंह साफ ही नहीं कर रहे हैं, तो एसिड के ऊपर एक और लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं प्लाक। येलो कलर की लेयर होती है ये। अब अगर आप साफ ही नहीं कर रहे तो फिर बैक्टीरिया खाने के साथ मिलके इकट्ठा हो जाता है दांत पे, एसिड तो बना ही रहा है बस दांत पे और इकट्ठा हो जाता है और प्लाक लेयर बना देता है, जिससे हमारा बेचारा सलाइवा एसिड तक पहुंच ही नहीं पाता और हमारा दांत हो जाते खराब। तो ये कहानी तो याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट ये पता होना चाहिए बैक्टीरिया फूड में शुगर के साथ मिलके एसिड एनिमल ख़राब कर रहे हैं, और प्लाग एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं जब बैक्टीरिया और फूड मिलके डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे दांतों पे और आपके दांत कर देते हैं येलो 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 डर्टी येलो। पानी पी लेता हूँ भाई। ठीक है आगे देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे खत्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। मज़ा आया, नहीं भी आया तब भी सुनना ज़रूरी है क्योंकि ठीक है भाई। अब हमारा स्टार्ट होता है, डाइजेशन हो गया, मैंने बताया खाना तो हमने खा लिया, बट खाने से एनर्जी भी तो निकालनी है और उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनर्जी फ्रॉम फूड, और एनर्जी फ्रॉम फूड और फूड से एनर्जी निकालने के लिए बेस्ट तरीका हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म में है ऑक्सीडेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर भी खाना जब मिल जाता है उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है और एनर्जी निकलती है। तो हम अपने साथ साथ और किस किस ऑर्गेनिज्म में दो तीन हम सिनेरियोज देखेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से ऑक्सीडेशन कैसे होता है, खाने से एनर्जी कैसे निकलती है। ठीक, अलग ऑर्गेनिज्म का अलग तरीका है ब्रेक डाउन ऑफ फूड का। ठीक है भाई, तो ये है आपका, मैंने क्या रखी तो थी फोटो, चलो ये इमेज देखो। अब क्या होता है सारी चीज बताते हैं, ठीक है, कि भाई सबसे पहले आपका खाना बन गया, ग्लूकोज बन गया, हमने देखा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भाई एक बार ना कमेंट में ज़रूर बताओ। पीछे हमने प्लांट के केस में देखा था, तो वही ग्लूकोज हमारा खाना बना, हमारा डाइजेस्ट हो गया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया, हमारा ग्लूकोज है सेल्स में चला गया। अब उसके आगे क्या होगा, पहली चीज़ तो ये ग्लूकोज 6 कार्बन होता है, तभी मैं फॉर्मूला याद करने का बोल रहा हूँ, C6H12O6, 6 कार्बन। तो सेल्स के अंदर खाना चला गया, सेल लेवल पे बात कर रहे हैं हम। तो सेल के अंदर फिर साइटोप्लाज्म के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, क्या होगा आपका खाना हमारा ग्लूकोज से ब्रेक डाउन हो जाएगा पायरुवेट में, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। ध्यान रखना, सेल्स के अंदर खाना जाने के बाद साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज जो 6 कार्बन है वो पायरुवेट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है 3 कार्बन के अंदर, है ना। खाना अभी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं गया, हमने सेल्स चैप्टर में पढ़ा था, फूड माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बट अभी माइटोकॉन्ड्रिया जाने से पहले ही साइटोप्लाज्म सेल, न्यूक्लियस, यहाँ ऑर्गेनेलीज है सारी, माइटोकॉन्ड्रिया भी उनमें से एक है, और ये सारा जो एरिया है ना न्यूक्लियस को छोड़ के लिक्विड ये साइटोप्लाज्म है। तो खानी एनर्जी यहाँ पे आई, साइटोप्लाज्म में आते ही 3 कार्बन में ब्रेक हो गई, जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पायरुवेट में कितने कार्बन है, 3, और थोड़ी बहुत एनर्जी यहाँ पे दी, ब्रेक डाउन होने के बाद साइटोप्लाज्म में भी थोड़ी बहुत एनर्जी दी। मेन एनर्जी हमें मिलेगी, अब खाना गया कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना। अब वहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे एनर्जी मिलती है।
ये केस तो सारे ऑर्गेनिज्म में सिमिलर है ज़्यादातर, पायरुवेट्स तक। पायरुवेट से आगे केस चेंज होता है। तो पहले देखते हैं हम यीस्ट के अंदर। अब यीस्ट के अंदर क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ज़्यादातर केसेस के अंदर, है ना, ऑक्सीजन नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जब ऑक्सीजन के बिना आपको एनर्जी मिलती है, उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को बोलते हैं एनारोबिक। एनारोबिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इज एनारोबिक। तो यीस्ट में ऐसा होता है। तो जब ब्रेक डाउन होगा 3 पायरुवेट आगे, तो आपको मिलेगा इथेनॉल, है ना। इथेनॉल मतलब एल्कोहल, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं एल्कोहल इथेनॉल से ही बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, 2 कार्बन मॉलिक्यूल मिलेगा आगे। तो ये ध्यान रखना है कि भाई यीस्ट के अंदर पायरुवेट से जब एनर्जी मिलती है, पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है, तो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल मिलता है। और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और इथेनॉल। ठीक है, एनर्जी मिल गई भाई यीस्ट को, यीस्ट खुश। दूसरा वे क्या है ऑर्गेनिज्म में, हम में, ह्यूमन बीइंग के अंदर, जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, फुल ऑक्सीजन है भाई, फुल ऑक्सीजन। तो ऐसे केस को बोलते हैं एरोबिक। यहाँ पे ऑक्सीजन अच्छी खासी है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी जाएगी और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन होगी, जिससे क्या क्या मिलेगा, एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तभी तो ये वेस्ट सब्सटेंस है जिसको हम एयर के साथ बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमें एनर्जी के साथ साथ मिल रही है जिसका हमें कोई काम नहीं है। वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है। अब एक बात नोट करने वाली है कि जो इस केस में एनर्जी मिल रही है वो ज़्यादा होगी इस केस से, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिल रही है। बताया था मैंने कि ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा तरीका है फूड से एनर्जी निकालने का, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी मिलेगी इस केस से, जहाँ पे ऑक्सीजन कम है। और एनर्जी वहाँ भी मिल रही है बट कम मिल रही है। तीसरा केस आता है भाई, ये वो वाला केस है जहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन थी ही नहीं, एनारोबिक, यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है। कौन सा केस है, जब हम भाई इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, लॉन्ग रन्स पे जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे एक टाइम आता है कि जब आप सांस ले रहे हो तब एनर्जी ब्रेक डाउन हो रही है, और मतलब फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, सेल्स में एनर्जी मिल रही है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जी ब्रेक डाउन का प्रोसेस तो इतनी तेज नहीं है, बट आप एक्टिविटी बहुत तेज कर रहे हो, तो एनर्जी की सप्लाई में शॉर्टेज आ रही है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई में शॉर्टेज आ रही है। ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, आप ऑक्सीजन दो ज़्यादा बॉडी को, बट आप इतनी ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे जितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हो। तभी ऐसे केस में होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इसी लैक ऑफ ऑक्सीजन के चलते बॉडी को एनर्जी देनी पड़ती है। क्या करे, मार थोड़ी सकती है आपको, है ना। तो यही वो वाला केस है कि हमारी मसल्स में ऐसा होता है काफ़ी बार। ऐसे केस के अंदर एक चीज़ प्रोड्यूस होती है, लैक्टिक एसिड। एनर्जी तो मिलेगी बट लैक्टिक एसिड मिलेगा। अभी लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी मसल्स में क्रैम्प्स लाता है। हम देखते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं, काफ़ी बार जो इंड्योरेंस गेम्स है, जैसे क्रिकेट लगा लो, टेस्ट मैच है, अभी टेस्ट मैच चल रहा है ना इंडिया और इंग्लैंड का, तो टेस्ट मैच के अंदर काफ़ी प्लेयर्स को आपने देखा इंजरी और क्रैम्प्स आते हैं। वो इसलिए कि खेले जा रहे हैं, इंटेंस एक्टिविटी करे जा रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं है जितनी एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं। तो लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स प्रोड्यूस करता है, और ऐसे केस में 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं जिनसे एनर्जी मिल रही है। ये भी ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी आपकी कहानी थी रेस्पिरेशन की। अब एक चीज़ और मैं बात करूं कि ये जो हमें एनर्जी मिल गई, अब इसके अंदर भी एक फंडा है, एनर्जी डायरेक्ट बॉडी यूज़ नहीं करती। एनर्जी से बॉडी क्या बनाती है, हमारे पास एटीपी बनाती है बॉडी। ये एटीपी होती है बॉडी की, मैंने पहले भी बताया, एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है, हमने पहले बताया था। तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ऑब्वियसली, तो यहीं पे एटीपी बनेगी। तो ये एटीपी होती है बॉडी की एनर्जी करेंसी, बॉडी इसी में एनर्जी को यूज़ करती है। अब मैं बोल दूँ इंडिया में आगे मेरे पे यूएस डॉलर है, मैं यूएस डॉलर, चलो यूएस डॉलर तो चल जाएगा, बट मैं नेपाली करेंसी ला रहा हूँ, नहीं चलेगी। हालांकि वो भी पैसे हैं, मैं भी वो खरीद के लाया हूँ। इसीलिए बॉडी को एनर्जी डायरेक्ट नहीं चाहिए,
एटीपी चाहिए क्योंकि वही उसकी करेंसी है। तो एनर्जी से हम लोग क्या बनाएंगे, अब एटीपी बनाती है बॉडी। ये एटीपी ही फाइनल एनर्जी में लगती है हमारी बॉडी की। अब एटीपी किससे बनता है, फ्रॉम एडीपी। एडीपी पड़ा होता है, उसमें बॉडी एनर्जी से एक और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल डाल देती है, उसको बोलते हैं एटीपी। एडीपी इज अडीनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट। एटीपी इज अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट। तो 2 मॉलिक्यूल में एक और मॉलिक्यूल एनर्जी से ऐड हो जाता है, वो एटीपी बन जाता है, और इस एटीपी को बॉडी यूज करती है। ठीक है, देखो जब एटीपी यूज्ड होता है, यूज्ड एज एनर्जी। अब इस एटीपी बन गया, एटीपी को अलग अलग सेल्स अलग अलग एनर्जी का यूज करेंगे। जैसे कि मैं अभी देखने के लिए एनर्जी यूज कर रहा हूँ, एटीपी यूज कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे केस में जब सेल्स एटीपी को यूज कर रहे हैं एनर्जी लेने के लिए, तो वो प्रोसेस कैसा हो जाता है आपका, थोड़ा सा ना एंडोथर्मिक हो जाता है। वो प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक। आपका चलो थोड़ा बहुत तो मैनेज कर ही लो। तो एटीपी जब कोई भी सेल यूज करता है एनर्जी के लिए, तो वो प्रोसेस होता है आपका एंडोथर्मिक, मतलब उसमें एनर्जी ली जा रही है ना। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी निकलती है, एंडोथर्मिक एनर्जी आती है और टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम ध्यान रखेंगे कि एटीपी यूजेज ऑफ एनी सेल इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है सर, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। नहीं आया तो भाई गलत कर रहे हो, मज़ा लाओ। ठीक है, बहुत पढ़ा रहे हैं आप। अब बात करते हैं हम एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो, उनको भी बेचारों को ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो ओशन के अंदर ही ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, डिजॉल्व O2 होती है ऑक्सीजन में ही, वो ओशन के अंदर ही। तो वहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं अपनी रेस्पिरेशन करने के लिए। बट ऑक्सीजन के अंदर एयर के कंपैरेटिव कम ऑक्सीजन, ओशन के अंदर एयर के कंपैरेटिव कम ऑक्सीजन होती है, इसीलिए इनका ब्रीथिंग रेट फास्टर होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। बाहर वाले ऑर्गेनिज्म से इनका ब्रीथिंग रेट फास्टर होता है, क्योंकि लेस O2 इन ओशन कंपेयर्ड टू लैंड। कंपेयर टू एयर बोल लो ना यार, है ना। कंपेयर टू एयर कम ऑक्सीजन होती है पानी में, तभी वो ज़्यादा तेज ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, ये भी एक बात पता होगी तो फायदे में ही रहोगे भाई। और क्या करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, गिल्स का यूज़ करते हैं। गिल्स हो जैसे हमारे लंग्स होते हैं, इनके पास गिल्स होते हैं। ये भी एक बात पता होनी चाहिए, तो बता दी भाई। अब हम दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, दूसरे लाइफ प्रोसेस की। अब आपने खाना खा लिया, उसको रेस्पिरेशन वही, मतलब वही चल रहा है हमारा, है ना, चल तो वही रहा है। सॉरी, ये भाई किसी और का नाम नहीं यूज़ कर सकता ना, इमेज यूज़ कर सकता हूँ बस। क्रॉप कर देते हैं थोड़ा सा इसको जल्दी से, भूल जाओ ये सारी बात, है ना, क्या था वो नाम वहाँ। तो अब बात ये है कि हम यही पढ़ रहे थे कि फूड से एनर्जी कैसे ब्रेक कर रहे हैं। अब हम एनर्जी, एयर हम कैसे ले रहे हैं, कैसे हम एयर अंदर ले रहे हैं, कैसे वो सेल्स तक जा रही है, कैसे वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, इसका भी एक पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी के पास। वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो प्लांट्स वगैरह या फिर छोटे ऑर्गेनिजम्स जो ज़्यादा मूव नहीं करते, उनके पास ऐसा बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, वो डिफ्यूजन से ही काम चला लेते हैं। प्लांट्स डिफ्यूजन से ही तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, बट हम वो नहीं कर सकते। ह्यूमंस कैन नॉट डू डिफ्यूजन, ये भी आपका एक है, बाद में आएगा तो वो बताऊंगा। ठीक है, ह्यूमंस में नो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से हम ऑक्सीजन वगैरह नहीं लेते। क्यों? हमें एनर्जी नीड हमारी ज़्यादा है, पीछे मैंने बताया हमारी मोर एनर्जी नीड है, तो हमें फास्ट प्रोसेस चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड सिस्टम है, एक डेडिकेटेड सिस्टम स्पेशली फॉर दैट, है ना कि प्लांट्स वगैरह की तरह बस
डिफ्यूजन से काम चल रहा है। डिफ्यूजन तो नेचुरल फिनोमिनन है, होता ही रहता है हर जगह। तो देखते हैं अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा अच्छा सा है। क्या है भाई ये? सबसे पहले तो नोज से हम एयर इनटेक करते हैं। तो नोज में दो चीज़ें होती हैं आपकी, क्या होते हैं? हेयर होते हैं और म्यूकस होती है। अभी हेयर और म्यूकस क्या करती है? जो भी डस्ट पार्टिकल्स या फिर जो बड़े बड़े जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको स्टॉप कर लेती है, एक तरह से फिल्टर का काम करती है ना। म्यूकस स्टिकी होती है, वो भी पार्टिकल्स को रोक लेती है, और हेयर भी रोक लेते हैं। फिर आपका क्या होता है कि जब आप ब्रीद इन करते हैं एयर, जब आपने एयर ब्रीद इन करी तो काफ़ी चीज़ें होती है उसमें। लैरिएक्स होते हैं, ये होता है आपका नीजल कैविटी होती है, ट्रैकी। तो जब एयर ब्रीद इन आपने करी, फेरिक्स हो गया, लैरिएक्स हो गया, इनके थ्रू एयर जाती है। ये क्या होते हैं? ये ना जैसे लैरिएक्स वगैरह हो गए, यहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, फोल्डेड मस्कुलर टिश्यूज, जो कि पाइप आपका एयर पाइप है उसको कोलैप्स नहीं होने देते, है ना। क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव एयर पाइप होता है, हल्का सा, वो कोलैप्स मतलब ऐसे बंद भी हो सकता है ना। बंद हो गया तो हम तो फिर गए। तो यहाँ पे मस्कुलर पाइप्स होते हैं जो कि पकड़ के रखते हैं। लैरिएक्स वगैरह भी एक तरह से वो काम करते हैं कहीं ना कहीं। फिर दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है कि जब आपने एयर अंदर ली तो आप ब्रीद इन करते हो, तो जो आपका लंग्स होते हैं ना, जब आप ब्रीद इन करते हो, ब्रीद इन, तो आपकी चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट एरिया है जहाँ पे एयर आ रही है, चेस्ट कैविटी एरिया बढ़ जाता है, इंक्रीजेस, है ना। क्या होता है? यहाँ पे आपका डायफ्राम है ये वाला, तो ये और ब्रॉड हो जाएगा और चेस्ट मूव्स आउटवर्ड्स, जिससे क्या होगा? आपको और स्पेस मिलता है। ब्रीद इन करना होता है ना, हमारी छाती फूल जाती है, तो उससे क्या, क्यों? क्योंकि हमें जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिले उतना अच्छा। ठीक है भाई। अब क्या होता है? ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रैकिया है, लैरिएक्स के नीचे होता है, ये भी मस्कुलर पाइप्स होते हैं। फेरिक्स होता है ना आपका ब्रोंकी। उसके बाद आपका क्या होता है? आपका विंड पाइप दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट लंग्स में, एक राइट लंग्स में। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलिस। आगे जाके और छोटे छोटे में डिवाइड हो जाता है यही विंड पाइप, उसको ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। इसको दो वाले पाइप को ब्रोंकी बोलते हैं। और एंड में जो आपकी एंड डेस्टिनेशन होती है, आपका विंड पाइप, ब्रोंकियोलिस, फिर एंड में जाके फ्लावर टाइप, जो आपका एंड ब्रांच, जैसे ब्रांच में होता है ना, एंड में जाके फूल होते हैं, ऐसी सेम यहाँ पे एंड में टाइप फ्लावर टाइप ऐसे एक सिस्टम होता है चीज़, जिसको बोलते हैं हम एल्वियोली। एल्वियोली आपकी मेन चीज़ है, मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन था आपका मेन साइट फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, ऐसी एल्वियोली इज द मेन साइट फॉर alveoli, main site for exchange of gases। ठीक है, यहाँ पे मेन आपका गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एयर में से ऑक्सीजन निकाल ली जा रही है और ब्लड से जो आपकी खराब कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस उस एयर में डाल दी जा रही है, जिससे एयर बाहर चली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ है आपकी बॉडी के, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में? एल्वियोली। फिर आपका एक दो लंग होते हैं, लेफ्ट लंग, राइट लंग, और आपका नीचे होता है डायफ्राम। एक काफ़ी फ्लेक्सिबल मसल होती है जो आपका इस पूरे सिस्टम का बेस होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं। साइनस का कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं, फ्रंट साइनस भी कोई ज़रूरत नहीं, नीसर कोजिया है ये भी ज़रूरत नहीं। बस ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और जिस चीज़ का मैं यूज़ बता रहा हूँ वो पता होना चाहिए। ऐसे तो हर चीज़ में बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए कि एयर आपकी क्या हो, एल्वियोली के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई, एयर में से उसने ऑक्सीजन ली। एल्वियोली के अंदर बहुत सारी आपकी कैपिलरीज होती हैं, मतलब स्मॉल कैपिलरीज होती हैं,
बहुत स्मॉल स्मॉल वेन्स, मतलब आर्टरीज टाइप, बहुत पतली, जिसके अंदर ब्लड होता है, ब्लड रिच होती है, और जहाँ पे एल्वियोली क्या करती है, एयर से ऑक्सीजन निकाल के डायरेक्टली उन कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में पहुंचा देती है। बट ब्लड के अंदर भी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनके अंदर एक चीज होती है, इन रेड ब्लड सेल्स, ब्लड के भी अपने सेल्स होते हैं, उन्हें रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, उसके अंदर एक चीज होती है आपकी, क्या, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन कैरी करता है आपके ऑक्सीजन को, कैरी, इंपॉर्टेंट। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर आता है आरबीसीज को। रेड कलर खून को कहां से आता है, रेड ब्लड सेल्स की वजह से। और रेड ब्लड सेल्स में कहां से रेड कलर आ रहा है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन ही आपके O2 को लेके के भाई तो इंपॉर्टेंट चीज है, अपने कंधे में डाल के लेके जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ वापस लेके आता है, बाहर भेजने के लिए। एल्वियोलाई तक लाएगा, एल्वियोलाई उसको एयर में डाल के वापस जो हम ब्रीथ आउट एयर करते हैं भेज देगी। तो आरबीसीज O2 को भी ले जाता है और CO2 को भी लाता है। CO2 हमारे ब्लड में वापस अलग अलग तरीके से आती है, उनमें से एक तरीका हीमोग्लोबिन है, बाकी कंपाउंड बन के भी आती है, बट हीमोग्लोबिन भी ले जाता है कुछ CO2 को वापस, ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो इतना ही करेंगे बस हम रेस्पिरेटरी में, ज़्यादा नहीं, बट ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो जो मैंने बताई है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब जीने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो देख रहे हैं, हमारे लाइफ के प्रोसेसेस। तो हमने देखा कि भाई खाने को डाइजेस्ट कर लिया, खाने से, रेस्पिरेशन से एनर्जी बना ली। अब जो एनर्जी बनी या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको ट्रांसपोर्ट भी तो उधर से उधर करना है ना पूरी बॉडी में। बॉडी में एक चीज़ थोड़ी, पूरी लंबी चौड़ी बॉडी होती है सबकी, वो चलानी है, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है ना, ट्रक व्रक चलाने ज़रूरी है ना, इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। तो वो कौन करता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मेन चीज़ हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की क्या है, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रोड वगैरह है, वो है हमारे ब्लड। ब्लड हमारी चीज़ें इधर से उधर ले जाता है, क्यों, बिल्कुल सर। ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, जो ब्लड लिक्विड होता है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और ऐसे पूरा प्लाज्मा है, 40 से 60% तक प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर। और यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, लिक्विड्स शेप जो ब्लड को देना, या फिर और सारी चीज़ें कैरी करना, इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होते सॉरी, प्लाज्मा में प्रोटीन, कार्ब्स, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, जो आपके डिसीजेस से लड़ते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके प्लाज्मा में ही होती हैं। आपने कभी सुना भी हो कि किसी पेशेंट को प्लाज्मा की ज़रूरत है, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, प्लाज्मा भी चढ़ाते हैं लोगों को। ब्लड का जो गाढ़ा पार्ट होता है, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो प्लाज्मा होता है, और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो उस ट्रांसपोर्टेशन को पावर दे रहा है, इंजन क्या है, वो है हमारा हार्ट। मूवमेंट ऑफ ब्लड को तो पावर हार्ट ही दे रहा है, हार्ट पंप करता है और ब्लड चलता है। ह्यूमन हार्ट हमारी फिस्ट के बराबर होता है, ऐसा कहते हैं कि फिस्ट के जितना, जिसकी जितनी फिस्ट है कहीं ना कहीं उतना ही हार्ट होता है, ऐसा बोला जाता है। तो ये मैं नहीं कह रहा, बुक में है भाई, साइंटिफिक, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बता रहा कि वो कहीं सुनी बात है। पानी पी लूं। ठीक है, अब यार अपना हार्ट कैसा होता है, क्या होता है हार्ट में पूरा सिस्टम, ये मैं आराम से अच्छी तरह बताता हूँ। ये है हमारे हार्ट की इमेज। अरे यार, इसको ना मैं हटा ही देता हूँ यार। ये मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा, दूसरे पेज में चला जाएगा।
यहीं पे कहीं सेटल करते हैं यार इसे, ऐसी बात नहीं है। तो ये ऊपर चीज़ें लिखी हैं, आप लिख लेना यार, इसको ना मैं रब कर रहा हूँ। अब इसको बड़ा सा कर लेते हैं, इसको कर देते हैं बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कर दूंगा भाई, बहुत बड़ा, सब मिटा दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हार्ट के अंदर चलती क्या है चीज़ें। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए हार्ट कितने चेंबर में होता है। हमारा हार्ट 4 चेंबर्स में डिवाइडेड है, 4 खानों में डिवाइडेड है। अगर मैं कोई 2D स्ट्रक्चर ऐसा बनाऊं तो मतलब ऐसे 4 खानों में डिवाइडेड है, और 2 साइड्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर या फिर डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इम्प्योरिटीज होती हैं। राइट साइड आपका प्योर ब्लड होता है, प्योर है भाई, प्योर ब्लड, और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, 4 चेंबर्स हैं, लेफ्ट साइड और 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड और एक पूरी राइट साइड। पूरी लेफ्ट साइडेड में बेकार ब्लड, राइट साइड में अच्छा ब्लड। इन चेंबर्स के कुछ नाम है। अपर वाले दोनों चेंबर्स को क्या बोलते हैं हमारा, ऑरिकल्स, अपर वाले दोनों चेंबर को। और नीचे वाले दोनों चेंबर को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल है ना, ऑरिकल और वेंट्रिकल। इसको मैं ना एक और पेज पे बना देता, तो ऐसा 2D अगर हार्ट होता है ना, ऑरिकल और वेंट्रिकल। अपर वाले 2 चेंबर हैं, तो ये राइट हैंड साइड थी हमारी, बट ऐसा है कि जब हम अभी तो मैं आप ऐसे देख रहे हो, बट आप इसको सीधा करके अपने सामने देखोगे तो ये वाली साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगी। तो इसको मैं बोलूँगा लेफ्ट ऑरिकल, इसको राइट ऑरिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको राइट वेंट्रिकल। ऐसा कुछ हमारा हार्ट होता है, 4 चेंबर्स में डिवाइडेड। अब क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि भाई ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपका पूरी बॉडी से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी है, जिसमें प्योर करना है जिस ब्लड को, उसमें मतलब ऑक्सीजन वगैरह मिलानी है और बाकी इम्प्योरिटीज भी हटानी है। तो ब्लड पे आया, हार्ट पे आया, और हार्ट ने इसके थ्रू, वेना केवा के थ्रू, वेना केवा क्या है, आपकी एक आर्टरी है। अब देखो हार्ट को पढ़ने से पहले ना मैं काम करता हूं कि आपको आर्टरी और वेन्स बताता हूं, ये सबसे बेस्ट रहेगा, इस पर फिर दोबारा आएंगे, है ना। देखो हमारे ब्लड को, हमें पता है ब्लड ट्रांसपोर्ट हमारा सारा करता है, बट किसके थ्रू करता है, हमारी कैपिलरीज के थ्रू, वेसल्स के थ्रू। 2 तरह की हमारी वेसल होती हैं, गाड़ियां होती हैं, आर्टरी और वेन्स। आर्टरी हमारा प्योर ब्लड कैरी करती है, प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच ब्लड, O2। वेन्स हमारा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, मतलब उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। ठीक है, आर्टरी हमारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब उसके अंदर वो थिक होती है और इलास्टिक होती है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड को फास्टर ट्रैवल करना होता है, फास्टर रेट पे ट्रैवल करती है यहाँ पे ब्लड, क्योंकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन सब पे पहुँचानी है। वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जल्दी यहाँ भी होती है बट इतनी जल्दी नहीं होती, तो स्लो स्पीड पे ट्रैवल करता है, स्लो ट्रैवल करता है, और इसकी इतनी थिक वगैरह नहीं होती, वेन्स वगैरह इसकी इतनी थिक, इतना थिक नहीं होता और इतना इलास्टिक भी नहीं होता, है ना। और इसके अंदर बट एक स्पेशल चीज होती है, वो है वॉल्स। वॉल्स मतलब ढक्कन टाइप होते हैं, कि इम्प्योर ब्लड कहीं प्योर ब्लड या फिर कहीं और गलत जगह पे ना चला जाए, तभी वेन्स के पास वॉल्स होते हैं। कहीं कहीं पे अगर उसे लग रहा है ब्लड वापस जा रहा है, इधर उधर कहीं जा रहा है, तो वॉल से रोक देती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है आर्टरीज और वेन्स की। आर्टरीज वेन्स जो हमारी नसें होती हैं बेसिकली,
तो आर्टरीज जो हमारी होती हैं, वेन्स हमारी अपर साइड होती है बॉडी में, मतलब बॉडी में ऊपर की तरफ तो हमारी वेन्स होती हैं, और डीप डाउन दे आर डीप एम्बेडेड, डीप डाउन हमारी आर्टरीज होती हैं। तो आप देखोगे, हाथ वगैरह देखोगे तो हाथ में जैसे अगर यहाँ से कुछ दिख रहा हो तो ये ऊपर की साइड जो है ये हमारी वेन्स है ना, वेन्स दिखती हैं हमारी। क्यों ऊपर की साइड वेन्स है? कल को कहीं बॉडी में कट वगैरह लग गया तो इम्प्योर ब्लड ही निकल रहा है, प्योर ब्लड के लिए हमारी आर्टरीज डीप डाउन है, तो वो अगर कट जाती है तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है भाई, अब इन आर्टरीज और वेन्स से ना अगर इनका छोटा साइज देखा जाए, अगर हमें फूड हर जगह पहुंचाना है, हर सेल में पहुंचाना है, तो आर्टरीज थोड़ी मोटी वगैरह होती हैं, ये हर जगह नहीं जा सकती। सेलुलर लेवल पे ये और पतली और छोटी हो जाती हैं, स्मॉल, बहुत छोटी हो जाती हैं, और इन्हीं छोटी आर्टरीज और वेन्स को हम कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज जो सेलुलर लेवल पे खाने को या फिर फूड को, ब्लड को ले जाती हैं सेलुलर लेवल पे, सेलुलर लेवल, सेलुलर लिख लो, हर सेल तक पहुंचाती है कैपिलरीज। मतलब एक मेन रोड तक तो, हाईवेज तक तो आर्टरीज हो गई आपकी, हाईवेज से अंदर आपको जाना है शहर तक या फिर गांव तक, पतली पतली रोड होती है, वो हो गई आपकी कैपिलरीज। कि भाई एक ऑर्गन तक तो आर्टरी ले आई, टिश्यू तक भी ले आई, बट अंदर डीप सेल तक कैपिलरीज को ले जाना है, उसको सेल लिख दो, ये होती है कैपिलरीज। ठीक है सर, ये भी पता चल गया हमें, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं हार्ट पे। तो जब हम देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होता है ब्लड का, हार्ट का काम, तो पहले तो इम्प्योर ब्लड आता है पूरी बॉडी से हार्ट में, किसके थ्रू? ऑब्वियसली इम्प्योर ब्लड कौन कैरी करता है? एक वेन, एक वेन के थ्रू आता है, वो मोटी सी वेन होती है, उस वेन का हमने नाम रख रखा है वेना केवा। तो वेना केवा से ब्लड आया तो दो तरीके से घुसता है, एक ऊपर से घुस रहा है, नीचे भी एक वेना के, लोअर वेना केवा, ये हो गई है ना। सारा ब्लड वेन, मतलब ज़्यादा नहीं कि अपर वेना केवा लोअर वेना केवा, नहीं, बस वेना केवा से ब्लड अंदर घुस रहा है, नाम भी कुछ नहीं है, वेना है, वेना मतलब वेन, ब्लड अंदर घुसा, तो यहाँ से मतलब एक तरह से ब्लड घुसा। अब यहाँ ब्लड घुसने के बाद आपका ब्लड जाएगा नीचे, ऑरिकल से, राइट ऑरिकल से लेके जाएगा राइट वेंट्रिकल तक। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाएगा तो यहाँ पे ना वॉल्स लगे होते हैं, यहाँ पे भी वॉल्स होते हैं, हार्ट के अंदर वॉल्स होते हैं, बीच लाइन पे हार्ट में वॉल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ब्लड मिक्स ना हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इम्प्योर ब्लड, राइट हैंड साइड प्योर ब्लड, तो वॉल से ब्लड मिक्स ना हो जाए, और एक बार ब्लड मानो नीचे आया, ब्लड ऊपर ना चला जाए वापस, है ना। तो नीचे आया ब्लड वेंट्रिकल्स तक, वेंट्रिकल्स से ब्लड कहाँ चला जाएगा? आपका लंग्स पे, लंग्स पे चला जाएगा। क्यों जाएगा लंग्स पे? लंग्स पे आपकी ऑक्सीजन है, लंग्स पे जाएगा और ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गया आपका, यहाँ से निकलेगा, ये वेंट्रिकल में से लंग्स पे चला जाएगा, है ना। और अब क्या होगा आपका, लंग्स से प्योर ब्लड बन के आएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड घूम के ऐसे आएगा, और आपका राइट ऑरिकल के अंदर, क्योंकि राइट साइड हमारा प्योर साइड है, राइट ऑरिकल के अंदर हमारा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। अब इस प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर आ रहा है? इस प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर आ रहा है? इसको लेके आ रही है भाई एक वेन। बट सर आपने तो बोला था कि वेन्स तो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो प्योर ब्लड है। बट भाई एक एक्सेप्शन है, बस एक टाइम ऐसा होता है कि एक वेन प्योर ब्लड कैरी कर रही है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो क्या वेन में ही एक्सेप्शन है? नहीं भाई, एक एक्सेप्शन हमारा आर्टरी में भी है। ये मैंने जो बताया था ना कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है लंग्स में ऑक्सीजन लेने, ये लेके कौन जा रहा है? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी।
तो ये जो दोनों पल्मोनरी वाले पेयर है ना, शैतान है, थोड़ा एक्सेप्शन शो करते हैं। आर्टरी की फैमिली वैसे तो कभी भी नहीं इम्प्योर ब्लड कैरी करती, बट एक फैमिली में शैतान बच्चा निकला वगैरह, मैं अलग काम करूँगा। क्या काम कर रहा है? डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके जा रहा है। ऐसे वेन की फैमिली में भी कोई प्योर ब्लड कैरी नहीं करता, बट एक शैतान बच्चा ने कहा मैं करूँगा, तो वो प्योर ब्लड लंग्स से लेकर आ रहा है। ठीक है दोस्तों? हाँ, तो ब्लड यहाँ पे आ गया लेफ्ट ऑरिकल पे। अब ब्लड जाएगा दोबारा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल पे, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में चला जाएगा। और इसे अब यहाँ से वही चीज़ है, इसे कौन लेके जाएगा? एक आर्टरी लेके जाएगी, क्योंकि प्योर ब्लड आर्टरी ही कैरी करती है। बस एक ही तो शैतान बच्चा है, वेन में भी एक है, बाकी तो सब नॉर्मल है। तो इसको जो आर्टरी होती है जो प्योर ब्लड दोबारा पूरी बॉडी में लेके जाती है, इसको आउटा बोलते हैं। यहाँ पे देखो आउटा, ये देखो ये हो गई, ये यहाँ से निकल रहा है, ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में, नीचे से भी होता है एक छोटा, है ना। ये चीज बात हो गई हमारी सर्कुलेशन की, कैसे सर्कुलेट होता है। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये है आपका डबल सर्कुलेशन ऑफ लीशन। डबल सर्कुलेशन कराया हमारे हार्ट ने, है ना। पहला ब्लड आया, फिर वापस भेज दिया, दोबारा ब्लड आया, दोबारा बॉडी में चला गया। तो डबल सर्कुलेशन इसलिए हम करते हैं ताकि हमारा अनडीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। ठीक है। एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आया होगा, सर ऑरिकल में ब्लड आया तो ऑरिकल से ही डायरेक्ट लंग्स में क्यों नहीं चला गया? क्योंकि भाई जो ऑरिकल्स होते हैं ना, उनकी वॉल्स, उनकी मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो ब्लड को तेज पंप कर सके। पंप करना है ना ब्लड को। वेंट्रिकल्स की मसल, वेंट्रिकल बहुत मोटे होते हैं, देखो यहाँ भी देखो, ये जो नीचे के वेंट्रिकल्स है कितने स्ट्रांग लग रहे हैं, कितनी थिक मसल है। वेंट्रिकल्स की थिक मसल होती है, थिक वेंट्रिकल मसल। क्यों? क्योंकि इनको सारा वर्क लोड करना होता है, पंप ब्लड करना होता है बॉडी में और लंग्स पे। ये भी बात समझ में आ गई। अब एक दो चीज और देख लो कि बीच की मिडल लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल ऑफ हार्ट, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। और वॉल्स होते हैं हार्ट में ताकि ब्लड मिक्स ना हो जाए। तो ये आपका हार्ट का सर्कुलेशन था। ठीक है सर। और हम बात कर लेते हैं कि ये तो ह्यूमंस की बात हो गई, ह्यूमंस के हार्ट में। बाकी और भी ऑर्गेनिज्म है जिनके हार्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ चेम्बर्स होते हैं। अब बर्ड्स और मैमल्स मतलब जो कि न्यू बॉर्न बच्चे पैदा करते हैं हमारी तरह, उनके अंदर, दोनों के अंदर, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेम्बर ऑफ हार्ट ही मिलेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी नीड है और उनको टेम्परेचर अपना वार्म ही रखना है। बाकी और कौन कौन से हैं आपका? जैसे कि एम्फीबियंस, आगे वाले दिखाता हूँ। एम्फीबियंस हो गए और आपका रेप्टाइल्स हो गए। ये आपका कितना चेम्बर्स होते हैं इनके? 3 चेम्बर्स। ये थोड़ा बहुत ब्लड मिक्सिंग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखते। जैसा बाहर का टेम्परेचर है वैसा इनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। हम लोगों को अपनी बॉडी का वार्म टेम्परेचर मेंटेन कर रखना होता है ना। तभी 4 चेम्बर है। इनकी थोड़ी बहुत मिक्सिंग चल जाती है, 3 चेम्बर्स है। बट कुछ ऐसी भी लोग हैं जिनके पास 2 ही चेम्बर होते हैं, जैसे कि फिश, 2 चेम्बर्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना किसके कितने चेम्बर्स हैं। ठीक है। अब हम दोबारा अपने उस पे चलते हैं, आर्टरीज और वेन्स के किस्से पे। आर्टरीज और वेन्स हमने देखी। अब इसी को आगे बढ़ाने के, एक चीज़ होती है ब्लड प्रेशर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर नापता है। आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे या फिर मम्मी पापा होंगे, सब इधर ना उधर, हम ब्लड प्रेशर सबने सुना है। ब्लड प्रेशर होता है ब्लड कितनी तेज ट्रेवल कर रहा है आर्टरी में। आर्टरीज के अंदर ब्लड कितनी तेज ट्रैवल कर रहा है। वेन्स का हम नहीं देखते, क्योंकि आर्टरीज में एक तो तेज ब्लड ट्रैवल करता है, और मेन हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे ही ध्यान रखते हैं, उससे वेन्स का भी अंदाजा लग जाता है। तो आर्टरीज में ब्लड कितनी तेज जा रहा है, वही ब्लड प्रेशर है। और ब्लड प्रेशर में 2 चीज होती है, एक तो होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल मतलब जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट
जब अपना वेंट्रिकल नीचे वाला पार्ट हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड तेज जाता होगा। जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज करते हैं तो तेज फोर्स बनती है, तो उस टाइम पे ब्लड प्रेशर को सिस्टोल बोलते हैं, और जब रिलैक्स करता है वापस उसको डायस्टोल बोलते हैं। तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का सिस्टोल डायस्टोल लेवल कुछ ऐसा दिखना चाहिए, 82/80। प्रेशर की यूनिट है यहाँ पे mm/Hg। ये याद रखना कि हमारा जो प्रेशर है 120/80, वो होता तो यही है एवरेज नॉर्मल बंदों के लिए, सिस्टोल 120 और डायस्टोल 80। ये भी बोल सकता है कि क्वेश्चन आया है कि 180, 120 और ये 80 क्या शो करते हैं, कौन सा सिस्टोल है कौन सा डायस्टोल। और ये भी पूछ सकता है आगे कि भाई इनकी यूनिट क्या है प्रेशर की, तो ये यूनिट है। सर बहुत बढ़िया। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर आपका बहुत तेज हो जाए उस केस को बोलते हैं हाइपरटेंशन। वो किसी भी वजह से हो सकता है, आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, या फिर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया है, ढंग से मैनेज नहीं करा है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत एक्सेसिव हो गया है, उसको हाई टेंशन बोलते हैं, एक्सेस ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर। ठीक है, ये मैंने आर्टरीज वेन्स के ब्लड प्रेशर के बारे में बता दिया। अब ना आर्टरीज और वेन्स एक वेस्कुलर सिस्टम है, वेस्कुलर बंडल का सिस्टम है जो थ्रू आउट बॉडी फैला हुआ है। बट एक और वेस्कुलर बंडल का छोटा सिस्टम, बहुत इम्पैक्ट और छोटा सा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर है, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम मतलब इतना बड़ा नहीं है जितनी आर्टरीज वेन्स तो पूरी बॉडी में फैली हुई है, वो छोटी मोटी जगहों पर इधर उधर छोटी मोटी इसकी वो है लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम किससे बना है? लिम्फ से मिलके बना है। और लिम्फ क्या होती हैं? लिम्फ एक तरह का, मान लो फॉर एग्जांपल ब्लड जा रहा है यहाँ से, ये आर्टरीज वेन से ब्लड गया, कैपिलरीज बन गई छोटी छोटी, और कैपिलरीज ने सेल का ग्रुप है, ये सेल्स है, सेल्स में ब्लड दे दिया, काफ़ी ब्लड सेल्स ने ले लिया, बट काफ़ी ब्लड सेल्स के बीच में ना इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे ड्रिप डाउन हो जाता है। मान लो आप पेड़ों को पानी दे रहे हो, जैसे काफ़ी पानी सोख लेता है, काफ़ी पानी साइडों में गिर जाता है। सेल्स के बीच में जो फंसा हुआ ब्लड है वो ब्लड आगे कैरी करता है कौन? लिम्फ्स कैरी करती है। कैपिलरीज से भी एक तरह से छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, और धीरे धीरे वो बेचारी सेल्स के बीच में से निकलती हुई आगे बढ़ती हैं, और एंड में जाके आपकी आर्टरीज या वेन्स से जाके दोबारा मिल जाती हैं। तो इसलिए बहुत छोटा सिस्टम है सेल्स के बीच में, जो कि आपका डिपॉजिटेड ड्रिप डाउन ब्लड होता है, उसको इकट्ठा करते हुए आगे दोबारा मेन स्ट्रीम, एक तरह से रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी मोटी रिवर बन जाती हैं, उसे लिम्फ बोलते हैं। ओन वेसल नेटवर्क है, ओन वेसल्स हैं इसके पास, ठीक है, बट ब्लड की तरह नहीं। ठीक है, लिम्फ का एक और इंपॉर्टेंट काम होता है कि क्या करता है, फैट को इंटेस्टाइन से ब्लड तक पहुंचाता है ना, यही तो कर रहा है, छोटी हर जगह से ब्लड को इकट्ठा करते हुए। इंटेस्टाइन में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है कि इंटेस्टाइन में फैट जो डाइजेस्ट होता है उसको इंटेस्टाइन से ब्लड तक पहुंचाता है। ठीक है सर, ये हो गया आपके लिम्फ का काम। अब हम एक चीज देखते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स हमने प्लांट्स में भी देखी थी, जाइलम में देखी, फ्लोएम में देखी। जाइलम फ्लोएम हमने दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम पढ़े जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जाइलम पानी का, फ्लोएम फूड का। उसी को थोड़ा बहुत और देख लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर, यहाँ तक तो हमारा एक कंसेप्ट था। प्लांट्स में भाई साहब आपका क्या हो रहा है, जो फ्लोएम की मूवमेंट है, जाइलम की मूवमेंट कैसे हो रही है, जाइलम कैसे मूव करता है, पावर कहाँ से मिलती है उसको? जाइलम को पावर मिलती है भाई, हमारे घर में मोटर लग रही है, वो पानी नीचे से ऊपर आती है, उसको पावर कहाँ से मिल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। जाइलम को कहाँ से मिल रही है? जाइलम को मिल रही है, एक प्रोसेस है, उसका नाम है ट्रांसपायरेशन।
और कहां से मिल रही है? रूट प्रेशर। ट्रांसपायरेशन क्या प्रोसेस होता है कि भाई क्या होता है कि प्लांट्स के पत्तों में से ना, स्टोमेटा या पत्ता, क्या पत्ता बनाया मैंने, ठीक है, स्टोमेटा पत्तों में से ना पानी, मैंने बताया था कि डेजर्ट प्लांट्स दिन के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करते, वो अपनी स्टेम से करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पोर्स से नहीं करते, स्टोमेटा से। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पानी भी निकलता रहता है, तो पोर्स खोलो ही मत। तो ऐसा ही इन प्लांट्स में भी हो रहा है, स्टोमेटा से पानी बाहर निकलता रहता है। तो जब पानी बाहर निकलता रहता है, हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहेगा, इसी पानी बाहर निकलने को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब ये एक्साइलम को कैसे हेल्प करता है? जब आपका पानी यहाँ से बाहर निकले जा रहा है तो एक वैक्यूम बना रहा है, आगे से पानी निकल रहा है, पीछे से एक प्रेशर बना रहा है कि उस पानी को फिल करो। जैसे कि आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे कि एक पाइप को एक जगह डाल दिया, उससे थोड़ा सा पानी निकाला और पानी फिर अपने आप निकलने लग गया, मतलब एक सक्शन बन गया। तो ऐसा ही सक्शन ये बनाता है कि थोड़ा सा पानी आगे से निकालता रहता है, जिससे नीचे से फोर्स बन रही है कि और पानी ऑटोमेटिकली आए जा रहा है। ऐसे हेल्प कर रहा है ये। दूसरी चीज क्या है? रूट प्रेशर भी हेल्प करती है जाइलम को पानी ऊपर पहुंचाने में। नीचे से पानी डिपॉजिट कर रही है रूट, उस पानी को आगे ले जाओ ना भाई, वो रूट प्रेशर है। तब नया पानी और तभी लाएंगे जब पिछला आगे जाएगा, तो ये रूट प्रेशर है। अब डे में तो ट्रांसपायरेशन होता है क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है, सनलाइट है, बट नाइट में जाइलम कैसे काम कर रहा है? इंटायरली रूट प्रेशर के थ्रू। नाइट में सिर्फ रूट प्रेशर चल रहा है, क्योंकि डे में ट्रांसपायरेशन कामयाब है, नाइट के अंदर क्योंकि इवेपोरेशन नहीं हो रहा तो ट्रांसपायरेशन इतना नहीं होता। ये दोनों चीज ध्यान रखना। अब जाइलम तो ऐसे काम करता है। फ्लोएम को कहाँ से एनर्जी मिलती है? फ्लोएम भी पचे जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अलग अलग जगह पहुंचाता है। फ्लोएम को एनर्जी मिलती है भाई, ये यूज करता है। पहली बात तो ठीक है, पहली बात तो ये जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है ना, जैसे कि प्लांट्स के अंदर खाना बना लीव्स में, लीव्स से अलग अलग जगह खाना पहुंचाता है, तो इस खाना पहुंचाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो जाइलम ट्रांसलोकेशन करता है, खाने को अलग अलग पहुंचाता है, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब जाइलम तो नेचुरल प्रोसेसेस से ही एनर्जी ले रहा था, ट्रांसपायरेशन हो रही है उससे एनर्जी मिल रही है रूट प्रेशर से। ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है भाई? ये प्लांट की एनर्जी ही यूटिलाइज करता है। जो भी बेचारा प्लांट थोड़ी बहुत एनर्जी बनाता है, एनर्जी तो बनाता है, ग्रो कर रहा है प्लांट, और भी चीज़ें कर रहा है, तो ये प्लांट से ही उसी खाने से बनी हुई एनर्जी को लेता है, प्लांट एनर्जी को यूटिलाइज करता है और अपना ट्रांसलोकेशन कंप्लीट करता है। ठीक है, जाइलम की तरह नहीं है सीधा साधा, हिस्सा चाहिए भाई इस एनर्जी में, तभी काम करूँगा सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारी बॉडी का? नेक्स्ट प्रोसेस है भाई हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। भाई जो चीज़ें हम काम करती है, कोई भी चीज़, वो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको बाहर निकालना है। एक तो हमने देखा कि डाइजेस्टेड फूड में जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो हमारे एनस से बाहर निकल जाता है। एक तरीका और है जो हम लोग यूरिनेट करते हैं, वो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। स्वेट निकलता है, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो जब हम यूरिनेट करते हैं वो वाला चीज़ आप देखने वाले हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? हमारी किडनीज। किडनी होती हैं, ब्लड आता है हमारा वेना केवा के थ्रू, आउटा के थ्रू। ये क्या है? हमारी वेन्स हैं और हमारी आर्टरी है। तो वेन्स के थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड आएगा वेन्स के थ्रू और किडनी में जाएगा। किडनी के अंदर अपना एक अलग सिस्टम है, होती बहुत छोटी हैं, बट ये दिन में कम से कम किडनी 180 लीटर ऑफ ब्लड फिल्टर करती हैं। बहुत होता है 180 लीटर, ये चीज़ ध्यान रखनी है, गिवन है आपके एनसीईआरटी में। तो किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, फिर ब्लड किडनी के अंदर एक बार फिल्टर नहीं होता, किडनी के अंदर री एब्जॉर्प्शन होती है। मतलब एक बार फिल्टर होगा फिर दोबारा फिल्टर होगा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी फिल्टर हो गई, तो री एब्जॉर्प्शन के अंदर, री फिल्ट्रेशन के अंदर जो काम की चीज़ें वो वापस ले लेती है किडनी। और वेस्ट प्रोडक्ट अराउंड 1 से 2 लीटर ही बनता है दिन का। करती तो 180 लीटर ऑफ ब्लड प्योर है दिन में, बट उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बनता है 1 या 2 लीटर। तो किडनी अपना काम करती है, फिल्टर करेगी, री एब्जॉर्प्शन, री फिल्टर करेगी,
और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसको नीचे उतार देगी। कहाँ से? आपका यूरेटर पाइप्स होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को नीचे लाते हैं, और ब्लैडर में आपके स्टोर होता है वेस्ट प्रोडक्ट। जो आपका यूरिनेट करते हो जो लिक्विड होता है वो ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब आपको लगता है ये थोड़ा बहुत फुल होने वाला है, आपको अर्ज होती है, तो आप इसको खाली कर देते हो। कहाँ पे? यूरेथ्रा के थ्रू, है ना। यूरेथ्रा वो पाइप होती है जहाँ से आपका लिक्विड बाहर निकल रहा जाता है, बाहर निकलने। तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब यहाँ पे दो चीज़ और है, रीनल वेन और रीनल आर्टरी। अब बड़ी वेना केवा और आरोटा तो ब्लड ला रही है बहुत हाई लेवल में। वो ब्लड जहाँ से किडनी में घुस रहा है, जिस वेन और जिस आर्टरी से, उसको रीनल वेन और रीनल आर्टरी बोल रहे हैं। देखो ना, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आके यहाँ से इस आर्टरी से, इस वेन से घुस रहा है अंदर, उसको रीनल वेन बोल रहे हैं। और प्योर बचा हुआ ब्लड, गंदगी तो निकाल ली, फिर बचा हुआ ब्लड वापस भी तो भेजती है, वो इस देखो ये आर्टरी रेड कलर की ब्लड को लेके वापस जा रही है। ये एरोज गलत है, ये वापस जा रहा है और ये आ रहा है। ये हमारा सिस्टम है। किडनी के अंदर छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, उनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ये मेन फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जैसे लंग्स के अंदर ब्रोंकियाई थी, नेफ्रॉन के अंदर भी एक चीज होती है जिसको बोमैन्स कैप्सूल बोलते हैं। वो मेन फंक्शन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन होती है। किडनी की फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर भी एक चीज होती है बोमैन्स कैप्सूल, वो मेनली आपका काम करती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब रीएब्जॉर्प्शन के अंदर आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज एब्जॉर्ब होती है? आपके अमीनोज जो पहली फिल्टर में निकाल दिए जाते हैं वो दोबारा एब्जॉर्ब कर लिए। सॉल्ट इंपॉर्टेंट, और वाटर भी काफी ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है, आपने वर्ड सुना होगा डायलिसिस। कभी कभी भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि किडनीज आपकी डैमेज हो जाती हैं, और जब किडनी डैमेज हो जाती है तो फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना तो आप एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कैसे बनेगी बात ऐसे बनेगी कि हम डॉक्टर्स ने, मॉडर्न साइंस ने एक तरीका निकाल लिया आर्टिफिशियल किडनीज का। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम हीमोडायलिसिस, या फिर हम नॉर्मल लैंग्वेज में सिर्फ डायलिसिस भी बोल लेते हैं। आर्टिफिशियल किडनीज हैं ये। इसके अंदर सेम वही बड़ी सी मशीन होती है, हमारी आर्टरी और वेन में लगा दिया जाता है। वेन से इम्प्योर लिक्विड आता है, उन मशीन के अंदर प्योर होता है, वापस आर्टरी में चला जाता है। किडनी की तरह तो काम नहीं कर सकती, बट हाँ काफ़ी एफिशिएंट बनने लगी हैं आजकल। हफ्ते में 2-3 बार करानी पड़ती है, अब तो हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार भी, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कितनी सीवियर है। हीमोडायलिसिस में एक चीज़ नहीं हो सकती, वो है रीएब्जॉर्प्शन। नहीं हो सकता भाई, रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते आप, ठीक है। इतना भी एडवांस नहीं है, ठीक है भाई। ये बात कर ली हमने ह्यूमन वेस्ट सिस्टम की। अब हम आगे चलते हैं, प्लांट्स के वेस्ट सिस्टम की हम बात करते हैं। प्लांट्स वेस्ट कैसे निकालते हैं अपना? हमने देखा कि स्टोमेटा हो गया, पोर्स के थ्रू वो अपना वेस्ट, जैसे कि ऑक्सीजन प्लांट्स का वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कभी कभी होता है, वो सब पोर्स के थ्रू निकालते हैं। बट और किस वे में निकालते हैं भाई? रूट्स से निकालते हैं वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल के अंदर, बिल्कुल सर। लीव्स के अंदर भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट डाल देते हैं, और आपने देखा हो कई लीव्स गिर जाती हैं टूट के, उनका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भर गया है, और लीव्स को डिटैच कर देते हैं प्लांट्स। है ना भाई, तू जा, है ना, कितने क्रूअल है अपने फैमिली मेम्बर को, बट ये नेचर है, मैं तो नहीं कर रहा कुछ भी। तो और तीसरी चीज़ क्या होती है? रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में। मतलब प्लांट की स्किन के ऊपर, आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर, आपने स्टेम में कभी कभी देखा हो कुछ स्टिकी ऑयली सब्सटेंस बन जाता है, वो होता है रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में, है ना। गम्स और रेजिन्स, ये वो वाला किशमिश वाला रेजिन्स नहीं है, ठीक है। उनकी फॉर्म में प्लांट बाहर निकाल देता है सब्सटेंस को, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने पूरा अपना देख लिया कि लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, प्लांट्स के भी थोड़े बहुत, ज़्यादातर ह्यूमंस के। तो यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। होप आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोग मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे,
कमेंट्स में इंटरेक्ट करो, बताओ कैसा लग रहा है, अगर कोई चेंजेस की जरूरत है तो वो भी सजेस्ट करो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में